प्रेरणा मीडिया के विचार दर्पण कार्यक्रम की इस विशेष कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका मनोहर और आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसीलिए हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पर्यावरण पर आधारित आयुर्वेद विज्ञान लिखा और इसी आयुर्वेद ने कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग एलोपैथ से आयुर्वेद की ओर शिफ्ट हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि 100% लाभ की गारंटी है। तो है ना कमाल का आयुर्वेद विज्ञान। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनेत्री जी। सुनेत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनेत्री जी, आपने आयुर्वेदा में एमडी किया है और इसके अलावा आप सुनेत्रीज आयुर्वेदा की फाउंडर भी हैं। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं और निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी चलाती हैं। सुनेत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेदा है जो वो पर्यावरण से निकला है, पर्यावरण की एक विधा है। लेकिन क्या हम आयुर्वेदा से पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं? इसका जो जवाब है वो आपके सवाल में ही है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष से पहले प्रकृति आई। प्रकृति और पुरुष का जो एक संबंध है, ये पारस्परिक संबंध है। और कभी भी पुरुष और आयुर्वेद में कहते हैं सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम। जितने भी द्रव्य हैं सब पंचभौतिक हैं। तो पंचभौतिक होने के कारण हम पर्यावरण में, हम आयुर्वेद में ये जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे जीव हैं, ठीक है, निर्जीव नहीं है। अब आयुर्वेद से किस तरह से उसकी रक्षण हो सकता है, इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स से मैं आपको क्रिस्टली बताती हूँ। पहली बात, सबसे पहले जनरल आयुर्वेद की जानकारी बच्चों से लेके बड़ों तक होनी चाहिए कि किस प्रकार आयुर्वेद की चीज़ों के यूज़ से हम ये केमिकल चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम देखें कि आयुर्वेदिक जो दवाएं बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम जो यूज़ करते हैं, उनमें कम से कम रासायनिक पदार्थ निकलता है, ठीक है। अभी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो जल में मिल रहा है, जो उसका धुआं है वो वायु में मिल रहा है, आकाश को गंदा कर रहा है और अग्नि तत्व को, क्योंकि वो गर्मी बहुत पैदा कर रहा है। अब वहीं अगर कोई माना महासुदर्शन की फैक्ट्री अगर लगाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसके जितने भी अवशेष होंगे वो सब बायोडिग्रेडेबल होंगे। अगर उसका धुआं होगा तो वो वायु को शुद्ध करेगा। उसका जो रॉ मटेरियल, जो खराब पदार्थ जो निकलेगा उसका, वो पृथ्वी को संरक्षित ही करेगा और उससे खाद बनेगी और वायु को भी। इस तरह से हम आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग अपने घरों में ज़्यादा करें। अब सबसे पहले अगर वायु प्रदूषण को रोकना है तो हम अपने घर में यज्ञ, हवन, होम ये करें। कितना हमने अभी देखा कि कोरोना काल में बत्तियां हम लोगों ने बनाई जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, इनके चूर्ण में, त्रिफला के चूर्ण में बत्ती को भिगा के उससे जो है दिया जलाया, तो उससे प्योरिफिकेशन हुआ। पहले हम देखते थे कि समय समय पर यज्ञ, हवन, होम ये सब होते थे, लेकिन आज ये सब नहीं हो रहे हैं। आज भी आर्य समाज में जो परिवार मानते हैं उनमें रोज़ हवन का नियम माना जाता है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति को माता के रूप में देखेंगे तो अपनी माँ को कोई भी दूषित नहीं करेगा। यहाँ गंगा को हम लोग माँ बोलते हैं, है ना। अब अपनी माँ को गंदा नहीं करेंगे क्योंकि वो भाव खत्म हो गया। तो आयुर्वेद में जितने भी जल संरक्षण है ये सब बहुत ही आसान है करना। हमें सुबह से लेकर शाम तक ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सब का यदि हम पालन करें और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज हम लोग ले लें तो आयुर्वेद और पर्यावरण को अलग अलग करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और इस प्रकार से हम औषधीय पेड़ों की जानकारी लें और उन्हें अपने प्रयोग में लाएं तो डेफिनेटली आयुर्वेद के थ्रू पर्यावरण का रक्षण संभव है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया जैसे कि जल प्रदूषण की बात आपने की बीच में, तो जल प्रदूषण की वजह से क्या हो गया है, पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और ये अब शहरों में ही नहीं रह गया है, ये नगरों, कस्बों, गाँव तक भी ये समस्या पहुँच गई है। अब वहाँ पे भी पानी की बोटल्स आने लगी हैं, मतलब प्योरीफाई पानी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें वो जो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई, उससे भी कई सारी समस्याएँ शुरू हो गई हैं। डॉक्टर सब कहते हैं कि आप ज़्यादा प्योरीफाई पानी पी रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, उसका क्या समाधान है? देखिए, जल का जो दूषित होना है वो सिर्फ जल के कारण नहीं है,
वो भूमिगत जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, भूमि के नीचे परत दर परत गंदगी इकट्ठी हो रही है, उससे भी जल पे प्रभाव पड़ रहा है। पहले आप लोग देखते थे, आज भी जब हम नदी पार करते हैं तो कहते हैं सिक्का फेंक दीजिए, तो पहले कॉपर के कॉइन्स होते थे, तो जब हम कॉपर के कॉइन्स डालते थे तो उससे क्या होता था, ये एक टेक्निक है वाटर प्योरिफिकेशन की। अब देखिए, अब कुएँ बंद हो गए हैं। जो कुओं का जल होता था, तो जब कुएं बनते थे तो उनमें बहुत बड़ा एक वृत्ताकार गोलाकार आंवले की लकड़ी का, उसी लगभग साइज़ का एक गोले की लकड़ी का एक सांचा डाला जाता था नीचे, और वो बेस ऑफ द कूप में डाला जाता था, क्योंकि आंवले को जल शोधन का एक वो माध्यम बताया गया है। तो हम लोग तो टेक्निकली साइंटिफिकली कब से हम लोग इतने सबल हैं, बस उसे देखने की एक दृष्टि मात्र चाहिए। अब अगर घर में है तो आप कॉपर का पानी पिएं, लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ। ये बात से सभी लोग अपने टेक्निकली आप चेक करिएगा कि तांबे का पानी, अक्सर ऐसे कहते थे ना कि वानप्रस्थ में ज़्यादा, तो जो फर्टाइल पीरियड वाले होते हैं, जिनको संतान उत्पत्ति करनी है, उन पुरुषों के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। तो हमें आंख बंद करके भेड़ चाल नहीं करनी है, ठीक है। अभी कैसा है कि आप जो कलश ले, अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें आंवले की लकड़ी को नीचे डाल दें, जो भी आपका घड़ा है या जो आपका कांसे का बर्तन है या जो आपका स्टील का बर्तन है। दूसरी बात, आप अगर घर में देखेंगे तो हम आज का बासी खाना कल सुबह नहीं खाते हैं, जबकि बाहर का खाना हम सुबह क्या अगले दिन तक भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम पहले बालों को धोते थे, शैम्पू से नहीं धोते थे, जबकि रीठा, आंवला, शिकाकाई इन सब से धोते थे, मुल्तानी मिट्टी से धोते थे, अपने शरीर को मसूर की दाल और बेसन से धोते थे। तो आखिरकार ये पानी कहाँ जा रहा है? एक जना अगर 5 लोगों की फैमिली है तो एक जना 20 लीटर पानी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अभी वो साबुन छुड़ाने में भी बहुत वक्त लगता है, पहले तो तेल इतना सारा लगाएंगे, उसके बाद उस तेल को धोने के लिए साबुन ज़्यादा लगाएंगे। तो आप दोनों ही तरीके से केमिकली आप पानी को ख़राब कर रहे हैं। एक तो पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ हो रही है, दूसरा वो दूषित भी हो रहा है, उतने ही केमिकल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आयुर्वेद चीज़ों को अपनाइए, आयुर्वेदिक जो शैम्पूज़ हैं उनको अपनाइए। अगर आपको शैम्पू करना है हफ्ते में 1 दिन कीजिए, बाकी दिन रीठा, आंवला, शिकाकाई से कीजिए। सिर्फ एक बाधा है, एक व्यवधान है मन में कि कौन करेगा, बट वंस यू स्टार्ट, आजकल तो बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, ड्राई शैम्पूज़ आ रहे हैं, लाइक ड्राई आपको सब चीज़ सूखा मिलेगा आयुर्वेद का, आप उसको यूज़ कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको और भी खूब सारी जानकारियाँ इसमें देंगे। और आयुर्वेद सबके लिए है, हम सबके लिए है, हम हैं तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है तो हम हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के साथ जितना असर जल पर पड़ा है, पानी पर पड़ा है, उतना ही असर वायु पर भी पड़ा है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे वाटर प्यूरीफाई आते थे, अब एयर प्यूरीफाई आने लग गए हैं। कंपनियां इन सब चीज़ों को आगे प्रमोट कर रही हैं। तो पर ये कहीं ना कहीं हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए और हमारा जो वातावरण या हमारा पर्यावरण से जो संपर्क है वो इस एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम उससे डिस्कनेक्ट होंगे तो निश्चित ही हमारे बॉडी पर या हमारे शरीर पर उसकी प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या किचन गार्डनिंग या इस तरीके का कोई उपाय जो हम वायु को अपने घर में प्रदूषित ना होने दें? वायु, अगर हम ये सोचते हैं सिर्फ इससे प्रदूषित हो रही है कि फैक्ट्रीज़ के धुएं निकल रहे हैं या ये सब है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, घर में अगर 5 एसी लगे हैं तो क्या उससे वायु, हाँ, डायरेक्टली प्रदूषित नहीं हो रही, पर उसके तापमान में अंतर आ रहा है। आज हमारे शरीर को बिल्कुल भी हैबिट नहीं है बिना एसी के रहने की, ठीक है। हम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते ही नहीं हैं कि पॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल सच बात है, पॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम पर्सनली सोचें कि संडे को एक एक्टिविटी छोटी सी बताती हूँ, आपके घर में छोटे बच्चे हों तो संडे को उनको बोलिए कि एक पौधा उगाएं और फिर उसका रक्षण करें। तो वो जो प्रकृति से प्यार है, 18-19 साल में अगर आप बोलेंगे पौधे से प्यार करो, कोई नहीं करेगा, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। आप छोटे से उसे बताएं कि ये तेरा पौधा है, और फिर उस पौधे को, जब वो 4-5 पौधे उगाए तो उसके चाचा चाची, मामा मामी कोई आते हैं, उनको बोले कि बेटा ये पौधा आंटी को दो अपनी तरफ से, या मौसी को दो अपनी तरफ से। तो जब इस तरह से उस बच्चे को प्रकृति से, वो देखेगा ये मेरे बच्चे की तरह है। छोटा सा बच्चा भी उस पौधे को, हो सकता है पहली दूसरी बार वो केयर ना करे, और जैसे ही वो सूखने लगेगा तो वो उसको फिर से नरिश करने की कोशिश करेंगे। कुछ पौधे जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम तो बड़ी जगह हो वहाँ पे ही लगाया जाएगा,
पुदीना, धनिया, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और वो देती हैं। और इसके साथ कुछ बेल आप लगा सकते हैं अपने घर में, जैसे एक पर्दा बेल है, बहुत ग्रीनरी देती है, आपके घर को बहुत सुंदर बनाएगी। इसके साथ स्नेक प्लांट्स, स्पाइडर प्लांट्स, फाइकस, एलोवेरा आप लगा सकते हैं। ये जो प्लांट्स मैं बता रही हूँ ये बहुत ही लीस्ट मेंटेनेंस मांगते हैं, ठीक है। इसके साथ आप बैम्बू लगा सकते हैं घर में, बैम्बू का पौधा सुंदर भी बहुत लगता है। रबर प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी बात, अपनी थोड़ी सी शारीरिक क्षमता मुझे लगता है आपको बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा गर्मी, आप एक चीज़ करके देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आज अगर बिजली है तो ठीक है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं आएगी ना, जब आप बिना पंखे के होंगे तो पंखा अच्छा लगता है, पंखे में होंगे तो एसी अच्छा लगता है, एसी में होंगे तो सेंट्रलाइज्ड एसी अच्छा लगता है। लेकिन जब एक एक करके आप इन सब से दूर हो जाते हैं, थोड़ी देर में बॉडी सब चीज़ से कस्टम हो जाती है। तो अपनी बॉडी को प्रकृति अनुरूप ढालें, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। बच्चों को थोड़ी देर बिना पंखे के रखें, कुछ देर आप बाहर बैठें, हम लोग बिल्कुल नहीं बैठते हैं, पार्क वगैरह में जाएं। और ये जो प्रदूषण के डर से घर में बंद होना शुरू हो गया है ना, ये बिल्कुल बंद कर दें। ज़रूर निकलें, क्योंकि अंदर भी आपके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस प्रदूषण को आने से रोक सके। तो कम से कम अपनी आँखों को, अपने मन को प्रकृति से जोड़ के रखें, मेरा ये कहना है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और एक तरीके से ये एक एक्सरसाइज है हम सभी के लिए कि हम सभी कुछ ना कुछ एक ना एक पौधा लगाएं अपने घर में, ताकि वायु को प्रदूषित होने से बचाएं और शुद्ध हवा को अपने घर में प्रवेश दें। तो ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इससे हमारे घर में जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उनको भी काम मिलेगा और उनकी भी एक बढ़िया एक्सरसाइज होगी। लेकिन मैं एक आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि जो डिकम्पोजिंग का आजकल ये बहुत वो चल रहा है, और सरकार भी इस पर थोड़ा सा बहुत ध्यान दे रही है। हम कूड़े को भी अलग अलग स्टाइल में उन सब में रख रहे हैं। तो आप बताइए इससे क्या फ़ायदा है, और हम इसको कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप कंपोस्ट की बात इस तरह से कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो विधियाँ हैं वो बहुत टफ़ विधियाँ हैं। बहुत जगह ना बहुत कठिन तरीके दे रखे हैं कि हम कैसे उनको कंपोस्ट बनाएं और उन कंपोस्ट का क्या करें, ठीक है। तो कंपोस्ट, लेकिन वो कंपोस्ट यूज़ कहाँ होगी? आज ये यूज़ ये नेचर में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि पौधे ही नहीं है। जिसके घर में पौधे नहीं है वो कंपोस्ट बनाने का पेन क्यों लेगा और वो कंपोस्ट क्यों बनाएगा, ठीक है। अब जैसे जो सरकार ने किया है कि पत्ते अलग होना चाहिए, प्लास्टिक अलग होना चाहिए, और जो नुकीली चीज़ें हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को अलग करते हैं और जो रिसाइकिल है उसको अलग करते हैं। इसमें एक बहुत मज़ेदार बात है कि जैसे हम इतने सारे फल खाते हैं, आजकल हम लोग फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि फ्रूट्स खाना है, तो उसके जो सिंपल छिलके होते हैं, ठीक है, उनके छिलकों को हम एक ही जगह इकट्ठा कर ले, मिट्टी भरे, मिट्टी के ऊपर फिर छिलके भरे, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दे। लेकिन ये रेगुलरली नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग खुद तो काम नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम महिलाएं पुरुष सब वर्किंग है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा काम कर सकती हैं वो हमारी हाउस हेल्प कर सकती हैं। हम हाउस हेल्प को ट्रेन करें कि भैया चाय पत्ती निकले तो आप अच्छे डब्बे बनाएं। दरअसल क्या होता है, जो पत्ती वाला डब्बा है वो इतना गंदा हो जाता है कि उसकी वजह से मक्खी और छोटे छोटे मच्छर वगैरह आते हैं। तो आप उनके जो बॉक्सेस बनाएं उनको प्रॉपरली बनाएं, अलग अलग बनाएं। फिर जो कंपोस्ट आप अपने सबसे ऊपर छत पे जाके भी शुरू में ऐसे कर सकते हैं कि 2 तरह का कूड़ा एक जगह कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत मज़ेदार बात बताऊंगी। आजकल मैम सीड्स का बड़ा फैशन है, हम लोग सीड्स खाते हैं, तरह तरह के पम्पकिन सीड्स, ये सब हेल्दी है। अभी हम छोटे होते थे तो वो खरबूजे में से बीज धो के खाते थे। क्या आज हम वो बीज धो रहे हैं? हम घर से उस बीज को फेंक रहे हैं और बाहर से वही चीज़ खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनको कैसे तरबूज के पार्ट को निकाल के उसकी कद्दू की तरह सब्ज़ी बनाई जाती है, पहले तोरई के छिलकों की सब्ज़ी बनती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से यूज़ की जा सकती हैं और इनमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लोग इस तरह से डिकम्पोजिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है। और सबसे बड़ी बात, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनके बनाने का प्रोसीजर है, उनकी जो बची हुई दवाइयाँ हैं वो भी आपके घर में कोई जो दवाइयाँ बच जाती हैं वो सब भी आप चूरा करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो कीटनाशक की तरह वो भी काफ़ी काम करते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पर्यावरण में भारतीय संस्कृति का क्या रोल है एक्चुअली? हाँ, तो अभी वट सावित्री का व्रत
गया है, तो हमारे यहाँ तो पेड़ों को पूजा जाता है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो जानते थे कि वृक्ष हैं तो हम हैं। वो आज जब सांस लेना मुश्किल हुआ तब नहीं, उन्होंने उस समय से हमारी पीढ़ी को वन संपदा प्रदान की है। तो हम भी आगे अपने बच्चों को, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को अच्छी वन संपदा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को प्रदान करें। एक तो ये प्रण हमें लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारे प्रकृति में आप सूर्य ले लें, सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, शाम को चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। ये ग्रहों से भी रिलेटेड होता है। इसके बीच में एक छोटी सी बात मैं कहूँगी, आप अपने घर में एक नवग्रह वाटिका भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हमारा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आजकल के जो घर हैं वो हर तरीके से वास्तु से कोरिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि लंबी लंबी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी जो घरों का गेट हो वो उत्तर या पूर्व में ही हो। तो उसका एक बहुत अच्छा निवारण है, आप नवग्रह वाटिका बनाएं। उसमें 9 प्रकार के पौधे होते हैं, आपको इंटरनेट से ये जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो आप उसमें अपने घर के वास्तु दोष को और एस्ट्रोलॉजिकल दोष को भी करेक्ट कर सकते हैं, और ये चेंजेस आप देखेंगे ही देखेंगे। दूसरी बात, जैसे पर्यावरण, हाँ, आँख का पौधा, एक बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ। आँख के पौधे को कहते हैं, ये जो नज़र दोष होता है या ये जो कहते हैं जादू, टोना, टोटका, बिकॉज एवल और सब चीज़ें हैं दुनिया में, मानने या ना मानने पर डिपेंड करता है। तो इनसे आपको रक्षण मिलता है। तो आँख का पौधा आप अपने घर के बाहर लगाएं, सफ़ेद आँख का पौधा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं तुलसी अपने दरवाजे पे लगाएंगे तो तुलसी माँ है ना, तो वो पहले खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। कहते हैं घर में कोई विपत्ति आती है तो तुलसी माँ का पौधा सूख जाता है। तो इस तरह से। दूसरी बात, हम छठ में देखते हैं कि छठ पूजा में पूरा ही आप 2-3 दिन तक किसको पूजा कर रहे हैं? प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। आप करवा चौथ में देखते हैं, आप किसकी पूजा करें? प्रकृति की पूजा करें। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये पर्यावरण का ही एक छोटा सा अंश है। ठीक है। हम लोग पहले हमारे यहाँ व्रत का एक प्रावधान होता था कि व्रत होते थे, अब व्रत बंद हो गए। तो व्रत का कारण क्या था कि हम लोग रोज़ भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो एक सूक्ष्म कण जिसे आम कहते हैं, जिसे आजकल टॉक्सिन और डिटॉक्सिफिकेशन बड़ा कॉमन वर्ड आ रहा है। तो वो आम क्या है? वो छोटा सा एक पदार्थ बिना पचे रह जाता है, और धीरे धीरे वक्त के साथ हर 3 मील्स के साथ वो इकट्ठे होते रहते हैं और शरीर में दोषों को और रोगों को उत्पन्न करता है। एक दिन व्रत के प्रावधान से जब हम पूरे दिन एक व्रत करते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं या किसी एक प्रकार का व्रत लेते हैं, तो वो सूक्ष्म अंश भी भोजन का पच जाता है और हमारे शरीर का शोधन होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद को जीवन से अलग कर ही नहीं सकते हैं। द्विकाल भोजन, हमारे यहाँ जो पहले कृषि में, हम लोग ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ 3 काल के भोजन का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये ब्रेकफास्ट ब्रांच था ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता था कि 10-11 बजे पूरा भोजन करके जाते थे, दोपहर में फल, आम का फल सीज़न है तो आम बाग में बैठ के खाते थे, और शाम को 5, 5:30-6 बजे भोजन कर लेते थे। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना ये हमारे आचार्यों को बहुत पहले से पता थी। शाम को 6 बजे खाना खाएंगे, अगला भोजन आप सुबह 10:30-11 करेंगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो सब कुछ आयुर्वेद में है, बस अपनी दृष्टि आप वैसी कीजिए और अपने में सबल बनिए कि भारत हमेशा से ही साइंटिफिकली प्रूवन देश था, और हमारी कोई भी बात, कोई भी चीज़ दकियानुसी नहीं है, बस उस साइंटिफिक प्रूफ को ढूंढने की और उस दृष्टि की ज़रूरत है। तो सुनीत्री जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। प्रेरणा मीडिया के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक प्रण तो ले ही सकते हैं, जैसा भी डॉक्टर सुनीत्री जी ने बताया कि हम एक पौधा लगाएं। एक बच्चों, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको भी ये एक्सरसाइज दें कि वो एक पौधा लगाएं और उनका हम उत्साहवर्धन भी करें। तो वो एक तो हमारे वायु जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचाव करेगा, जल प्रदूषण या जल बैलेंस की जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो भी खत्म हो गई, और इसके अलावा जो दिनचर्या उन्होंने बताई है, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या सनातन पर आधारित है और वो पूरी की पूरी आयुर्वेद पर आधारित है, वो पूरी की पूरी पर्यावरण को संरक्षित भी करती है और हमारे शरीर को भी, क्योंकि ये भी पर्यावरण का ही एक अंश है। तो हमको एक पौधा लेने का आज एक संकल्प लेना है कि हम एक पौधा 5 जून को जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।